$5 ट्रिलियन की इकॉनमी भारत 5 क्यों 50 की इकॉनमी 50 ट्रिलियन की इकॉनमी बने, ऐसा हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। बट इसके साथ एक डर जो रिजर्व बैंक बार बार बता रहा है और 2 दिन पहले फिर से रिजर्व बैंक ने उस डर के चलते पैसे को महंगा कर दिया, ब्याज दर बढ़ा दी, वो ये है कि महंगाई भी बढ़ेगी। आपने अपना पूरा जीवन पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमी और बाज़ार और फाइनेंसेस को समझने में लगाया है। भारत इन्फ्लेशन की समस्या से लॉन्ग टर्म में डील कर पाएगा क्या? टॉप गियर में चलते चलते तेल ज़्यादा लग जाता है गाड़ी का, ऐसी स्थिति है क्या? भारत में हरदम महंगाई का दर 4-5-6% रहा है, और इसलिए रहा है क्योंकि हम लोगों का उत्पादन भी तेजी से बढ़ता रहा है। जब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्षमा करिएगा, 3% था 2019 में, तो 4 से भी कम था। हाँ, वो देखिए कुछ कुछ ऐसे वर्ष होते हैं जब थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अधिकांश अगर आप देखेंगे तो महंगाई का दर भारत में 4 से 6% के आसपास रहा है। और इसलिए रहा है क्योंकि हम लोग बड़े तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। जैसे अभी शशांक जी ने आपको बताया कि डिमांड सप्लाई का मामला होता है। जब आप किसी भी चीज़ की वस्तु की आप कीमत देखें तो वो कीमत डिमांड पे और सप्लाई पे निर्भर है। और हम लोगों के यहाँ क्योंकि डिमांड बड़े तेज़ी से बढ़ता रहता है, सप्लाई को कैचअप करने में, सप्लाई को पूरी तरीके से तैयार करने में थोड़ी देरी लग जाती है। इसलिए कभी कभी किल्लत आ जाती है, चीज़ें कम पड़ जाती हैं और इसलिए थोड़ी महंगाई का दर बढ़ जाता है। क्यों आप तेज़ी से जब बढ़िएगा तो सप्लाई भी उतने तेज़ी से बढ़ाना, क्योंकि बड़े सारे बॉटलनेक्स हो जाते हैं। जैसे अभी गाड़ियों का डिमांड बहुत ज़बरदस्त है लेकिन सेमीकंडक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सप्लाई कम हो गया है, इसलिए थोड़ी हम लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसी प्रकार से जब आपकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ते रहेगी तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो होगा ही, वो स्वाभाविक है, हम लोगों का रहा भी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात इस समय आपको समझ लें, जब आप महंगाई की आप बात करें तो आप ज़रा ये समझिए, जब विश्व भर में 8-10% महंगाई का दर है तो भारत में ये तो एक चमत्कार है कि 6% है। क्योंकि जब और विश्व में 4-5% महंगाई हुआ करती थी तब हमारा 7-8% था। लेकिन हम लोगों ने अब मैक्रो इकोनॉमिक अपना मैनेजमेंट इतना बढ़िया बना दिया है, पूरी अर्थव्यवस्था को हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं कि जब विश्व में महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, हमारे यहाँ महंगाई जितनी हरदम रही है उससे थोड़ा कम ही चल रही है। तो ये दिखाता है कि हम लोगों की नीतियाँ कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई हैं और कितनी कुशलता से इन्हें अमल किया गया है। शशांक जी, आपके पास आता हूँ और एक हमारे दर्शकों के साथ आप अगर ये शेयर कर पाएँ कि भारत कैसे बदल रहा है। हम लोग कहते रहते हैं देश बदल रहा है और सच्चाई है, बहुत मायनों में अच्छे तरीके से बदल रहा है। एक बदलाव हमने देखा कि आपकी पहली गाड़ी अगर आज मार्केट में दिखे, सड़क पे दिखे, तो उस पर 1000 सवाल उठाएंगे लोग। एक कहेंगे सेफ्टी नहीं, सीट बेल्ट नहीं, एयर बैग नहीं, फलान नहीं, हॉर्न भी थोड़ी हल्की है, लाइट तेज़ नहीं है। अब आपने गाड़ियाँ बड़ी बनानी शुरू की है। मैंने अभी आपकी एक जो लेटेस्ट हाइब्रिड गाड़ी है उसको देखा, 100 मीटर उसमें मैं ट्रैवल भी किया मैंने। तो भारत बदल रहा है और हमारे कंज्यूमर की मानसिकता और खर्चने की एबिलिटी भी बदल रही है। दिवाली से पहले एक महीने में 1 लाख से ज़्यादा फ़ोन बिके और वो फ़ोन थे 1,30,000 के, एक एक फ़ोन। ऐसा कीर्तिमान कभी देखा नहीं गया है भारत में। तो भारत का कंज्यूमर कैसे बदल रहा है? जी, बहुत मायने में बदल रहा है और मैंने तो इस सफ़र को कम से कम 30 साल से मैं देख रहा हूँ और हर नज़र से और हर पहलू में आप देखें तो काफ़ी तब्दीली आई है कंज्यूमर्स के में। एक तो एंड इट्स क्वाइट नेचुरल बिकॉज यू नो व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज things change both in the social as well as economic stratas. For example, when we started off 40 years back, the GDP per capita was just under $700. Today it is close to 3,000. India today, in fact, just 7-8 years back, Indian share of the global GDP was just about 3%. Today it is 3.4%. India's share of trade just 6-7 years back was 2%. It is now 2.2%. The penetration of cars, if you talk specifically of cars, penetration of cars per 1,000 population was around 3 or 4 long time back. It's now 30. Still less compared with very जो बाकी जो मुल्क हैं जहाँ पे बहुत उन्नति हुई है उनसे अभी भी कम है, लेकिन बड़ी तेज़ी से हमारा भी विकास हुआ है. And if you look at consumer psychography, it's also changed. First-time buyers
हालांकि अभी भी 50% है क्योंकि हमारी डेमोग्राफी काफ़ी यंग है, 65%। आप कह रहे हैं कि चेंज हुआ है। आप जी। बीच में बात काट रहा हूँ। एक ऐड चलता था कि कितना माइलेज देती है गाड़ी। अभी मैंने पता नहीं कितने लोगों को यहाँ जानकारी है कि आपने डीजल गाड़ियाँ बनानी बंद कर दी हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके एक ये सवाल उठता है कि कितना रेंज रहेगी। बीच में हाईवे पे फंस गए, बीहड़ में फंस गए, वहाँ पे चार्जिंग कैसे करेंगे। और मुझे भी ये जानकारी पाके आश्चर्य हुआ कि हाइब्रिड गाड़ी है, उसमें बिजली का कोई मतलब नहीं है, जितना चलाओगे उतना चार्ज होगी। इसकी थोड़ी तकनीक और इसकी रेलेवेंस समझाइए। जी देखिए, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, जहाँ उसके हवाले से मैं तो यही बताना चाहूँगा कि अगर टेल पाइप एमिशन देखें तो वो बहुत कम है, और यही वजह है कि पूरे इंडस्ट्री में एक तरह से कंसेंसस है कि आगे आने वाले दिनों में ईवीज विल बिकम मेन स्ट्रीम। बट व्हाट इज़ नॉट इन कंसेंसस इज़ व्हेन दे विल बिकम मेन स्ट्रीम। और उसकी बुनियादी जो वजह है वो दो हैं। एक तो जो कीमतें बैटरी की उम्मीद कर रहे थे जिस कदर गिरेंगी, उस तरह से गिरी नहीं है। लिहाजा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ईवीज का बड़ा हाई है, और एक रेंज एंग्जाइटी है जिसका आपने अभी मेंशन किया, वो ये कि एक चार्ज के ऊपर कितना चलेगी। बट हाइब्रिड वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आपको रेंज एंग्जाइटी नहीं है, क्योंकि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो चार्ज हो रही है, यू नो। एक तो ये है। दूसरा, आपको देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले वक्त में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कम करना है, और उससे हमें ये लगता है कि लोकलाइजेशन जहाँ करेंगे, ये बिल्कुल सही बात, तब हम उस प्राइस को कम कर सकेंगे। और यही वजह से नहीं, बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। आपने मारुति की कहानी की बात की। मारुति की कहानी भारत की कहानी है और एक विचारधारा की भी कहानी है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमारे 3 अक्षर जो हैं, 3 अक्षर 6x3 मैंने जो कहा, उसमें एक एयर इंडिया लिमिटेड भी थी। और इस बार हम लोगों ने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया, वो टाटा ग्रुप को चली गई है। और अभी आज घोषणा हुई, अखबार में आपने देखा होगा कि एयर इंडिया में $400 मिलियन के सब कैबिन इंटीरियर्स का रिफर्बिशमेंट होने वाला है। बहुत सुंदर हर एयरक्राफ्ट को बनाने वाले। वो प्राइवेटाइजेशन हुआ, टाटा के पास गई, तो फिर निवेश हुआ और एयर इंडिया का जो है कायाकल्प होगा। एयर इंडिया का बिल्कुल रूप बदल जाएगा, और ये प्राइवेटाइजेशन का कमाल है। मारुति की भी यही कहानी है। आपको याद होगा कि मारुति की स्थापना श्री संजय गांधी जी ने की थी। वो पहले एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। अटल जी की सरकार में मारुति को प्राइवेटाइज किया गया, और आज मारुति एक बहुत ही सफल और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक ऑटोमोटिव कंपनी है, जो डीजल को छोड़कर हाइब्रिड बना रही है, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी, और देश की एक बहुत जानी मानी एक्सपोर्टिंग कंपनी भी बन गई है। तो आपको ये बताता है कि जब आपकी विचारधारा सही है, जब आपकी नीतियां सही हैं, तभी जाकर भारत में ये क्रांति हो सकती है। भारत की कंपनियां अच्छा कर सकती हैं, भारत में हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं, और भारत को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। ये विचारधारा और नीति का ये एक परिणाम है।